Hello everyone, welcome to my channel Subis Mania. Today we'll discuss about plant respiration की aerobic respiration, ठीक है। और aerobic respiration क्यों की हम ग्लाइकोलिसिस पार्ट अब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है? हमने पिछले एपिसोड में पिछले वीडियो में पढ़ा कि एरोबिक रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं। एक हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा हो गया अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन इसमें नीड होती है, लेकिन अनएरोबिक मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नीड नहीं होती, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का कुछ स्टेजेस होते हैं, मतलब 2-3 स्टेजेस में वो कंप्लीट होता है। तो जो पहला स्टेज है जो जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, इसमें आपकी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज हमने फोटोसिंथेसिस से मिला था, मतलब फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ था सुक्रोज फॉर्म में, और द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, जो भी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर वो कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होती है उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होकर प्रोडक्शन देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कुछ एटीपी, कुछ हद तक एटीपी रिलीज होती है इसमें। तो ये हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। ये 2-3 फेजेस में कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल केमिकल इक्वेशन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज की, वो होती है, ये हो गया आपका ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे लगती है, जिसमें आपकी प्रोड्यूस होती है 6CO2, 6 वाटर मॉलिक्यूल एंड 30 से लेकर 32 एटीपी आपका रिलीज होती है कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। हम डिटेल्स में देखेंगे। yielding up to 18 times more ATP per glucose molecule than fermentation और anaerobic respiration। जो भी फॉर्मेंटेशन होती है या फिर anaerobic respiration होती है, उससे लगभग 18 टाइम्स मोर ATP रिलीज होती है पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो यहाँ पे, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के कुछ फेजेस होते हैं, ये 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। एक फेज होती है ऑकर्स इन साइटोसोल, जो साइटोप्लाज्म में होती है, वो साइटोसोल में फास्ट फेज इसकी ऑकर होती है। इसमें आपकी ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये जो फास्ट फेज होती है इसमें ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, जिसके वजह से रिलीज होती है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन पायरुविक एसिड, ठीक है। 3 कार्बन पायरुविक एसिड इसमें रिलीज होती है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन पायरुविक एसिड, ठीक है। और एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस फेज आता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन पायरुविक एसिड प्लस 2 NADH प्लस H2 एंड 2 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होती है फास्ट फेज में। देखिए हमने जो पिछले स्लाइड में जो पढ़ा कि ओवरऑल रिएक्शन में जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होती है, 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होती है और 30 से लेकर 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होती है, वो ये फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज को मिलाकर होती है, ठीक है, एक फेज में नहीं होती। तो आज हम पढ़ेंगे ओनली फर्स्ट फेज, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ये जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, और इसमें 2 पायरुविक एसिड और ये सारा मॉलिक्यूल्स आपका निकलता है एंड प्रोडक्ट। इसको ग्लाइकोलिसिस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ग्लूकोज की पहली फेज में ब्रेकडाउन होना शुरू होती है। और ग्लाइकोलिसिस को भी EMP पाथवे बोलते हैं क्योंकि इसको जो साइंटिस्ट जिन्होंने उनको बनवाया था, डिस्कवर किया था, उनका नाम था एम्बेडेन, और एक साइंटिस्ट थे मेहराव, एंड तीसरा जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था परनास। तो इसके वजह से इसका नाम हो गया EMP पाथवे, ठीक है। तो सेकेंड फेज उसका आ गया। ग्लाइकोलिसिस होने के बाद सेकेंड फेज में एंटर करती है ये रेस्पिरेशन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में अकर होती है इन यूकैरियोट्स एंड साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स और जो सिंगल सेल एनिमल होते हैं उनकी साइटोप्लाज्म में होती है, और हमारे जो यूकैरियोट्स जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनकी माइटोकॉन्ड्रिया में ये फेज कंप्लीट होती है। ये फेज भी कुछ 2-3 रिएक्शन से होती है। तो कैसे होती है? इस फेज में 3 रिएक्शंस होते हैं। पहला कहते हैं, पहले को लिंक रिएक्शन करते हैं, या फिर उसका अदर नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है। तो पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल। यहाँ पे जो भी पायरुविक एसिड रिलीज होती है वो सीधा जाकर
आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करती है। तो एंड यहाँ पे वो एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाती है, लिंक, जिसको लिंक रिएक्शन बोलते हैं। तो लिंक रिएक्शन की जो एसिटिल कोएंजाइम निकलती है वो सीधा आकर क्रेब्स साइकिल के अंदर, जो साइकिल में साइकिल चलता है उसके बाद नेक्स्ट साइकिल, उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल या फिर साइट्रिक एसिड साइकिल, जिसमें एसिटिल कोएंजाइम ए ऑक्सीडाइज्ड होकर NADH जनरेट होती है, FADH2 जनरेट होती है एंड GTP या फिर GTP एंड उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, तो उसके बाद एक थर्ड रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ द रिड्यूस्ड कोएंजाइम एंड फॉस्फोरिलेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो सेकेंड फेज में इतने सारे रिएक्शंस होते हैं जिसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आज की वीडियो में हम सिर्फ ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लिंक रिएक्शन, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, तो धीरे धीरे एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो भी NADH जो रिलीज होता है और FADH2 जो रिलीज होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होती है वो ट्रांसफर्ड होती है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर आपने तो पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के डिस्कशन करेंगे वहाँ पे कम्प्लीटली माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल कवर एवरीथिंग इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ड्राइविंग ATP सिंथेसिस बाया केमियो ऑस्मोसिस। ठीक है, ये सारे टर्मिनोलॉजी को हम तभी देखेंगे। तो ये बस एक ओवरऑल आपको अंदाजा लगाना है, ओवरऑल आपको एक आइडिया रखना है तो कि एरोबिक रेस्पिरेशन कौन से फेजेस में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो देखिए, ईच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक एंजाइम्स, इंटरमीडिएट्स एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ठीक है, ऑकर्स इन डिस्टिंक्ट सेलुलर कंपार्टमेंट्स। फर्स्ट पेज में हमने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होती है एंड जो प्रोकैरियोटिक लोकेशन में साइटोप्लाज्म में होती है। लिंक रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो कि यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में कहाँ कहाँ होती है यहाँ पे दर्शाया गया है। ये होता है साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल वैसे माइटोकॉन्ड्रियल में मैट्रिक्स में होती है और साइटोप्लाज्म में होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो कि लास्ट स्टेज है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक लोकेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ग्लाइकोलिसिस की जो लोकेशन एंड कहाँ पे ये होती है, जनरल फीचर्स क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस को एक यूनिवर्सल पाथ के हिसाब से माना जाता है क्योंकि ये ऑल काइंड ऑफ लिविंग सेल जैसे कि प्रोकैरियोट हो गया या फिर यूकैरियोट हो गया, सबका ये सब में ग्लाइकोलिसिस होती ही रहती है। तो इसी वजह से ये एक यूनिवर्सल पाथवे है और ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक सेल में भी साइटोप्लाज्म में होती है एंड यूकैरियोटिक सेल में भी साइटोप्लाज्म में होती है। मतलब देखिए, ये एक सेल है, सेल की ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, बड़ा जो चीज़ है, और इसके बाहर वाला जो एरिया है ये हो गया साइटोप्लाज्म। इसको यूकैरियोट में साइटोसोल भी बोलते हैं और प्रोकैरियोट में इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसी वजह से इसको एक इनिशियल स्टेप माना जाता है बोथ ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अंडरस्टूड। इस रिएक्शन में फॉस्फोरिलेशन होती है, मतलब यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होती है, विथ शुगर में हो सकती है या फिर प्रोटीन में ऐड हो सकती है। डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस भी होती है, इंट्रामोलिकुलर चेंजेस होती है, मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल में एटम की रीअरेंजमेंट्स यहाँ पे होती है ग्लाइकोलिसिस स्टेज में। तो इसके जो इंटरमीडिएट रेस्पिरेटरी फ्यूल है वो है ग्लूकोज, मतलब जो चीज़ फ्यूल होकर आपका एनर्जी प्रोडक्शन होगा वो इसका नाम है ग्लूकोज और हेक्सोस शुगर, जिसको ग्लूकोज भी बोलते हैं। और ये एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है या फिर ये जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है प्लांट में, इसको भी यूटिलाइज करके ये ग्लूकोज सिंथेसिस करती है, मतलब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करती है। पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड अगर है स्टोरेज फॉर्म में तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं मोनोसैकेराइड में बाय द एंजाइम इन्वर्टेज, और उसके बाद ये रेस्पिरेटरी फ्यूल बन जाती है फॉर द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन इसमें होती है ग्लूकोज और इसमें 2 NAD+ की यूज होती है, 2 ADP की यूज होती है, 2 PO4 फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड होती है जो जिसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन पायरुवेट रिलीज होती है, 2 NADH रिलीज होती है, इसमें 2 ATP रिलीज होती है, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं एंड 2 H+ रिलीज होते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोलिसिस
जो प्रोसेस है उसमें 10 एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। इसमें 10 एंजाइम्स लगते हैं और इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट को बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज एंड दूसरे पार्ट को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्टेज। ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होती है एंड लो एनर्जी फॉस्फोरिलेशन अकर्स होती है एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजप्शन। इसमें एनर्जी कंजप्शन होती है rather than energy production. This stage involves phosphorylation, isomerization and splitting of hexose sugar. ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्टेज उसके बाद वाला पार्ट होती है ऑक्सीडेटिव स्टेट, जहाँ पे या फिर इसको बोलते हैं एनर्जी पे ऑफ फेज, जिसका मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है इंस्टेड ऑफ कंजप्शन। तो हायर एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इसमें एंड एनर्जी स्टोर्ड, जो भी रिलीज होती है ये स्टोर्ड होकर रहती है। ठीक है, यहाँ पे हम पहले प्रिपरेटरी स्टेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज जैसे कि हमने पढ़ा, एक फर्स्ट स्टेप से लेकर 5th स्टेज तक प्रिपरेटरी स्टेज होती है। तो पहले जो स्टेज है वो है फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे बाय एटीपी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे ग्लूकोज पहले फॉस्फो, देखिए इसको थोड़ा जगह नहीं था, इसी वजह से मैंने इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लगा दिया है। तो थोड़ा देखिए यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, तो जो एंजाइम इसमें यूज होती है जिसके बाद एटीपी के मदद से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस करता है, वो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। ठीक है, और ग्लूकोकाइनेज जो लिवर और पैनक्रियास में प्रोड्यूस भी होती है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है ग्लूकोज कन्वर्ट होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में G6P बोलते हैं, और यहाँ पे 1 ATP यूज होती है। ठीक है, ये देखिए 1 ATP यूज होकर यहाँ पे एक फॉर्म बनती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फॉर्म आता है आइसोमराइजेशन, जिसमें एंजाइम रिलीज होती है फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, और यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होती है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक हो गया, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू कीटोज शुगर, फ्रुक्टोज को बोलते हैं, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को बोलते हैं कीटोज शुगर। ठीक है, और ये जो एंजाइम होती है उसको बोलते हैं फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। ठीक है, तो थर्ड जो फॉर्म में उसको बोलते हैं सेकेंड फॉस्फोरिलेशन। पहला फॉस्फोरिलेशन फर्स्ट स्टेप में होती है, उसके बाद होती है आइसोमराइजेशन, और थर्ड स्टेप में होते हैं सेकेंड फॉस्फोरिलेशन, और ये जो एंजाइम में होती है इसको बोलते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना था ये बन जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। यहाँ पे जो दिखे, यहाँ पे सेकेंड स्टेप ओमिट हो गया है, तो सॉरी फॉर दैट। तो सेकेंड में ये होता है फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट हो गया। ठीक है, इट इज़ द रेट लिमिटिंग फैक्टर इन ग्लाइकोलिसिस। ये जो स्टेप है ये रेट आपका ग्लाइकोलिसिस की रेट ये निर्धारित करता है। एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ये जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है ये सबसे इम्पोर्टेंट और रेगुलेटिंग एंजाइम है ग्लाइकोलिसिस में, जो क्या करती है विच कैटालाइज फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल 2 फॉस्फेट शुगर मॉलिक्यूल्स फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। जो ये एक अनस्टेबल फॉर्म में अनस्टेबल सबस्ट्रेट है जो वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इसके मदद से आपकी ग्लाइकोलिसिस की रेट जो होती है वो स्लो डाउन होती है या फिर स्पीड्स अप होती है। ये डिपेंड करता है एनर्जी नीड्स ऑफ द सेल, सेल की कितनी नीड है, तो इसके हिसाब से ग्लाइकोलिसिस की रेट स्पीड अप होती है या फिर स्लो डाउन होती है, और ये डिसाइड करते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। तो इसकी वजह से ये ग्लाइकोलिसिस का सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम है। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके बाद एक क्लीवेज, फोर्थ स्टेज आता है क्लीवेज, जो कि एंजाइम में होता है आल्डोलेज। यहाँ पे 1,6 बाई फॉस्फेट जो रिलीज हुआ था, यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ था, ये कन्वर्ट हो जाती है G3P, जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट, और एक होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DHAP भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, क्लीव हो गया, क्लीवेज में फॉर्म में बट गया, तो एक हो गया ग्लिसरॉल डिहाइड और ये हो गया DHAP। तो जो 5th स्टेज आ गया, 5th स्टेज को बोलते हैं आइसोमराइजेशन, और ये जो एंजाइम में होती है उसको बोलते हैं ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज, और यहाँ पे DHAP कन्वर्ट होती है G3P,
और ये जो एक्स्ट्रा हुआ था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, और ये कन्वर्ट हो जाती है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये इस मॉलिक्यूल में, सॉरी इस मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में आपका आया ऑक्सीडेटिव स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज खत्म हो गया, ऑक्सीडेटिव स्टेज जिसमें आपका एनर्जी प्रोडक्शन होगा और ये एनर्जी जाकर स्टोर होकर रहेगा और डिफरेंट आगे की रिएक्शन में मदद होगी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 6 को बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज में यहाँ पे कंप्लीट स्टेज लिखा हुआ है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज होगा और जिसमें हेक्सोकाइनेज की मदद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिलीज हुआ बना। तो उसके बाद फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, यहाँ पे आइसोमरेज एक रिएक्शन हुआ जिसमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना। यहाँ पे भी एक एटीपी यूज हुआ और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है इस रिएक्शन की, और यहाँ पे बनता है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ये फिर डिवाइड हो जाता है DHAP, सॉरी ये थोड़ा DHAP हुआ, सॉरी DHAP और ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, और ये फिर से इस तरह से आकर बन गया फिर से GLAP हाइड्रोजिनेज। ठीक है, और यहाँ पे 2 NAD प्लस एंड यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होकर 2 NADH हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6 रिएक्शन हमारा 6 स्टेज स्टार्ट हो गया जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन। यहाँ पे जो एंजाइम लगता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये वाला एंजाइम। ठीक है, और इस रिएक्शन में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये बन जाता है 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट 1,3-BGP। ठीक है, ये हो गया 1,3 BPG, सॉरी। तो यहाँ पे NADH प्रोड्यूस्ड होती है विद द फॉर्म ऑफ मतलब NAD प्लस एंड 2 फॉस्फेट, जो PI ग्रुप मिलके NADH बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 1 पर G3P, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 आपका प्रोड्यूस होती है 2 NADH। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 7 में सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इसको बोलते हैं। इसमें जो एंजाइम लगता है उसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, और यहाँ पे रिएक्शन होती है जो 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट बना, तो ये इस एंजाइम की मदद से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। ठीक है, और इस रिएक्शन में आपका 2 ADP जो ये बनकर ADP से 2 ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे बनती है। हो गया, तो उसके बाद आता है स्टेप नंबर 8 जिसमें आइसोमराइजेशन होती है। आइसोमराइजेशन में आपका कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, और इसमें जो एंजाइम लगता है उसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, और इस रिएक्शन में आपका 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। उसके बाद स्टेप नंबर 9 जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के मदद से एंजाइम एनोलेज के मदद से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है फॉस्फोइनल पाइरूवेट, जिसको PEP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, उसके बाद लास्ट स्टेप जिसको बोलते हैं सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, जिसमें आपका एंजाइम लगता है पाइरूवेट काइनेज, और यहाँ पे आपकी जो एंड प्रोडक्ट निकलता है उसको बोलते हैं पाइरूवेट, और यहाँ पे ATP 2 ADP से 2 ATP प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। इसको थोड़ा याद रखना है और प्रैक्टिस करके याद रखिए, या फिर कुछ भी करके बस इसको याद रखना है। ओके, नेट ATP यील्ड होती है इस रिएक्शन में 2 ATP पर ग्लूकोज। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर ब्रेकडाउन होती है ग्लाइकोलिसिस में तो यहाँ पे 2 ATP रिलीज होती है। 4 प्रोड्यूस्ड होती है लेकिन 2 इसमें कंज्यूम हो जाती है। ऑलरेडी 2 स्टार्टिंग फेज में प्रिपरेटरी स्टेज में कंज्यूम हो जाती है, और जो बचता है 2 ये रिलीज होता है और ये स्टोर होकर रह जाती है, और इसमें 2 NADPH भी निकलता है पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो glycolysis needs NAD plus to accept electrons as part of a specific reaction। glycolysis में NAD plus का काफ़ी ज़रूरत होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एक स्पेसिफिक रिएक्शन में। तो अगर NAD plus अराउंड में नहीं होगा, ठीक है, तो रिएक्शन कैन नॉट बी हैपन, तो ग्लाइकोलिसिस विल कम टू हॉल्ट, उसके बाद ग्लाइकोलिसिस बंद हो जाए। तो इसकी वजह से ऑल सेल नीड ए वे टू टर्न NADH बैक इनटू NAD प्लस टू कीप ग्लाइकोलिसिस गोइंग। तो जो भी NADH होता है, ठीक है, तो जितने सारे सेल्स होते हैं वो अपने आप में एक वे ढूंढते हैं जिसके मतलब जो NADH को NAD प्लस में कन्वर्ट कर सके, जिसके बाद ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस ऑनगोइंग चल सके। ठीक है,
तो ये दो बेसिक वे में होता है। कैसे? अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है सेल के अंदर, तो NADH कैन पास इस इलेक्ट्रॉन्स इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो NADH अपने आप ही इलेक्ट्रॉन पास कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसके बाद NADH रिलीज होता है फॉर यूज इन ग्लाइकोलिसिस, और यहाँ पे कुछ ATP भी प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब सेल में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो सेल्स में यूज अदर, तो सेल को और एक पाथ को यूज करना होता है, ये पाथ काम नहीं करता, तो सिंपलर पाथ टू रीजनरेट NAD+, तो उसे सेल ढूंढता है कौन से सिंपलर पाथ हम यूज करेंगे जिसमें NAD+ को रीजनरेट किया जा सके। तो ए पाथवे में क्या होता है, NADH एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इन ए रिएक्शन दैट डज नॉट मेक ATP बट डज रीजनरेट NAD+, सो ग्लाइकोलिसिस कैन कंटिन्यू। तो ये क्या, एक ये याद रखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है सेल में, तो NADH अपने इलेक्ट्रॉन को एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को दे देता है, जिसके जो जहाँ पे ATP रिलीज तो नहीं होता, लेकिन NAD+ रीजनरेट हो जाती है और ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू होती है। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आपके ATP प्रोड्यूस होते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये अपना पाथ खुद तो ढूंढ लेते हैं सेल्स, और क्या करते हैं, NADP से NAD+ रिलीज करते हैं और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ ATP, और इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होती है। ठीक है, हम जब फर्मेंटेशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। देयर आर 3 मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं पायरुविक एसिड, इसको 3 तरीके से यूटिलाइज करती है सेल। कैसे करते हैं? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में यूज होता है ये, या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज होता है, या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज होता है। तो 3 तरीके से ग्लाइकोलिसिस की जो एंड प्रोडक्ट है यूटिलाइज होती है। फर्मेंटेशन टेक्स होती है अंडर एनएरोबिक कंडीशन, जो कि मेनली प्रोकैरियोट्स में होते हैं और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में होते हैं। और द बाकी जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हमें करना है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो इसके लिए हमें क्रेब्स साइकिल तक जाना पड़ेगा, which is also called as aerobic respiration, और यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम लिंक रिएक्शन और उसके बाद क्रेब्स साइकिल, ये सारी चीज़ों का पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल, तब तक के लिए एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर।